आज की इस गहन चर्चा में जो हमारी डीप डाइव है, हम एक ऐसी कहानी के अंदर उतरने वाले हैं जो जो शुरुआत में किसी क्लासिक हॉरर फिल्म के सेट जैसी लगती है। बिल्कुल। अकल पुरानिवेशन की कहानी, अंतिम प्रतिशोध। हाँ, अंतिम प्रतिशोध। अब देखिए, जब हम हॉरर की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक दूर दराज का गांव, मूसलाधार बारिश, एक लेट होने वाली ट्रेन और घना अंधेरा। ये सारे क्लीशे हमें पता है। हम सब ने ऐसी कहानियां बचपन से सुनी है। सही बात है। लेकिन आज हमारा मिशन, मतलब इस चर्चा का उद्देश्य, सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाकर डराना नहीं है। इस डीप डाइव में हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे इंसान का अपना लालच, परिवार के अंदर का भयानक विश्वासघात और न्याय की एक अधूरी गुहार धीरे धीरे एक खौफनाक अलौकिक यानी सुपरनैचुरल घटना का रूप ले लेती है। जो कि इस कहानी का सबसे मजबूत पहलू है। बिल्कुल। सिसवातला गांव की इस काली रात में जो कुछ भी होता है, वो सिर्फ भूतों का डर नहीं है। वो इंसानी फितरत का सबसे घिनौना चेहरा है। और इस पूरी पहेली का जो सबसे बड़ा सुराग है, वो कोई भूतिया हवेली नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ा एक लावारिस शत विक्षत शव है। और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। मैं कहूँगा कि ये कहानी उन जाने पहचाने हॉरर क्लीशे का इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत जल्दी श्रोता को ये एहसास दिला देती है कि यहाँ खतरा किसी अदृश्य शक्ति से ज्यादा उन लोगों से है जिन्हें हम अपना मानते हैं। हाँ, वो जो अपनों का धोखा होता है। एग्जैक्टली। स्टेशन के बाहर पड़े उस शव से शुरुआत करना एक बहुत ही शानदार नैरेटिव टूल है। कहानी की शुरुआत से ही एक भारीपन, एक बेचैनी का माहौल तैयार कर दिया जाता है। राघव सालों बाद अपने गांव सिसवातला लौट रहा है। और माहौल देखिए, ट्रेन लेट है, झमाझम बारिश हो रही है। बिल्कुल। और स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे लोगों की भीड़ दिखती है। वो भीड़ एक बुरी तरह से कुचले हुए शव को घेरे खड़ी है। लोग बातें कर रहे हैं कि किसी ने कहीं और हत्या करके शव को यहाँ पटरियों के पास फेंक दिया है, जो कि अपने आप में बहुत विचलित करने वाला दृश्य है ना? राघव का मन करता है कि जाकर देखे कहीं ये उसके गांव का तो कोई नहीं है, लेकिन फिर वो झिझक कर रुक जाता है। ये सिर्फ एक डरावना दृश्य नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक तैयारी है जो कहानी हमारे साथ कर रही है। और मैं सोच रही थी कि ये झिझक बहुत ही स्वाभाविक है। कोई भी आम इंसान, मतलब ऐसी स्थिति में खुद को दूर रखना ही चाहेगा। लेकिन यहाँ से जो अकेलापन शुरू होता है, वो रोंगटे खड़े करने वाला है। राघव स्टेशन से आगे बढ़ता है और उसे एक टोटो यानी ई रिक्शा वाला मिलता है। हाँ, वो रिक्शे वाला सीन। अब वो ई रिक्शा वाला सिसवातला गांव के अंदर जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, वो गांव के बाहर सुनसान सड़क पर ही उतारेगा। ये एक बहुत ही जाना पहचाना डर है। जब आपको पता चले कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहां के लिए कोई सवारी तक जाने को तैयार नहीं है, और वो भी इतनी रात गए। बिल्कुल। राघव आधी रात को उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला है। पूरे गांव में एक डरावना सन्नाटा पसरा है, जिसे सिर्फ कुत्तों और सियारों के रोने की आवाजें चीर रही हैं। अगर हम इसे मनोविज्ञान और सिनेमैटिक नजरिए से देखें तो ये आइसोलेशन या अकेलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। डर हमेशा अकेलेपन में सबसे तेजी से पनपता है। सही कहा। जब आप अपने सुरक्षित माहौल से कट जाते हैं और आपके पास मदद मांगने के लिए कोई नहीं होता, तब आपका दिमाग हर छोटी आवाज, हर परछाई को एक खतरे के रूप में देखने लगता है। ई रिक्शा वाले का मना करना सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं है, ये असल में राघव के कटते हुए सामाजिक और भौतिक संपर्कों का प्रतीक है। यानी वो दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। एकदम। वो धीरे धीरे दुनिया से कट रहा है और एक ऐसे जाल में फंसता जा रहा है जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। और इसी भयानक अकेलेपन और सन्नाटे के बीच अचानक उसे अपना बचपन का दोस्त नील मिलता है। अब सोचकर देखिए, रात के अंधेरे में डरते हुए जा रहे हैं और अचानक कोई परिचित चेहरा दिख जाए तो कितनी राहत मिलती है। लेकिन यहाँ नील की एंट्री राहत तो बिल्कुल नहीं देती। बिल्कुल नहीं, सस्पेंस को और बढ़ा देती है। नील उससे मिलता तो है, लेकिन अजीब सी जल्दबाजी में है। वो कुछ भी साफ साफ बताने के बजाय एक अधूरी सी चेतावनी देता है कि जल्दी घर जा, पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो अभी लखनऊ जा रहा है और लौटकर पूरी बात करेगा। अब ये तो वही बात हो गई कि कोई कान में आके कहे कि तुम्हारी जान को खतरा है और फिर भाग जाए। आखिर नील ऐसा क्यों करता है? वो सीधा सीधा बता क्यों नहीं देता? क्योंकि अज्ञात का डर, मतलब जो चीज हमें नहीं पता होती, उसका डर हमेशा ज्ञात खतरे से पड़ा होता है।
नील का वो अधूरा वाक्य एक उत्प्रेरक का काम करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। हाँ, अगर नील सब बता देता तो शायद बात ही खत्म हो जाती। एग्जैक्टली अगर नील उसे वहीं सब कुछ बता देता तो राघव शायद गांव पे कदम ही नहीं रखता या सीधे पुलिस के पास जाता। लेकिन ये अधूरी जानकारी राघव के अंदर एक ऐसा डर पैदा करती है जो उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। उसे पता है कि कुछ गलत है, लेकिन ये नहीं पता कि खतरा किस दिशा से आने वाला है। और इसी अनजाने डर को साथ लेकर जब राघव अपने घर की दहलीज पार करता है तो कहानी एक नए और मैं कहूंगी कि ज्यादा खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रवेश करती है। धोखा और विश्वासघात का स्तर। और यहीं से कहानी का असली जो डार्क पहलू है वो शुरू होता है। बिल्कुल। और यहाँ कहानी में जो मोड़ आता है वो किसी भूत या चुड़ैल से कहीं ज्यादा डरावना है। राघव घर पहुंचता है, उसे लगता है कि शायद घर में कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन इसके उलट उसके काका और काकी उसका बहुत ही प्यार से, बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जो कि बहुत अनपेक्षित था। हाँ, अब सुनने में ये बहुत ही नॉर्मल सी पारिवारिक बात लग सकती है, लेकिन पेच यहाँ है कि बचपन से ही काका और काकी ने राघव को कभी पसंद नहीं किया। उनका बर्ताव हमेशा रूखा और तानों से भरा होता था। और आज अचानक काकी उसे गले लगा रही है, कह रही है कि तू ही तो हमारा इकलौता सहारा है। राघव खुद इस बात से कंफ्यूज हो जाता है। जो लोग कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, वो अचानक इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं? ये विरोधाभास बहुत ही अजीब सी झुंझलाहट और बेचैनी पैदा करता है। इस तरह के व्यवहार को क्रिमिनल साइकोलॉजी में समझना बहुत जरूरी है। जब कोई शोषक या ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा आपसे बुरा बर्ताव किया हो अचानक से अपने व्यवहार में भारी बदलाव ले आए और हद से ज्यादा स्नेह दिखाने लगे, तो ये अक्सर एक गहरी साजिश को छिपाने का मुखौटा होता है, जिसे हम ओवर कंपेंसेशन भी कहते हैं। बिल्कुल, इसे ओवर कॉम्पेंसेशन कहते हैं। वो इतना ज्यादा मीठा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में जो चल रहा है वो बहुत ही कड़वा और खौफनाक है। यहाँ असली डर ये नहीं है कि घर में कोई आत्मा भटक रही है। असली डर वो इंसानी लालच है जो उन काका काकी के अंदर बैठा है और उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनकर चिपका हुआ है। और ये झूठी मुस्कान बहुत जल्दी उतर भी जाती है। उसी रात जब बाहर तेज तूफान चल रहा होता है, खिड़कियों के पल्ले हवा से जोर जोर से बज रहे होते हैं, एक क्लासिक तूफानी रात, एक परफेक्ट हॉरर सेटिंग। एकदम। राघव की नींद खुलती है और वो खिड़की बंद करने जाता है। तभी उसे अपने काका काकी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो छुपकर उनकी बातें सुनता है, और जो वो सुनता है वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वे कोई आम घरेलू बातें नहीं कर रहे हैं, वे बाकायदा राघव को जान से मारने और उसकी पूरी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। ये हिस्सा वाकई बहुत डिस्टर्बिंग है। बहुत ज्यादा। काका कह रहे हैं कि काम आज रात ही तमाम कर देते हैं, लेकिन काकी, जो थोड़ी देर पहले उसे अपना सहारा बता रही थी, बड़ी ही ठंडी आवाज में कहती है कि नहीं, वो अभी अभी गांव आया है, अगर तुरंत मर गया तो लोगों को शक होगा, इसलिए 2 दिन इंतजार कर लेते हैं। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी इंसान को मारने की नहीं, बल्कि बाजार से सब्जी लाने की प्लानिंग कर रही हो। और इसी को मनोविज्ञान में बनैलिटी ऑफ ईविल यानी बुराई की सामान्यता कहते हैं। ये उसका एक बहुत ही सटीक और भयानक उदाहरण है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग हत्या करते हैं या जघन्य अपराध करते हैं, वे देखने में कोई राक्षस जैसे होते होंगे या उनके हाव भाव में कोई पागलपन होता होगा। हाँ, हम फिल्मों में अक्सर ऐसा ही देखते हैं। लेकिन हकीकत में सबसे खौफनाक अपराध बहुत ही शांत दिमाग से चाय की चुस्कियों के बीच अपने ही ड्राइंग रूम में रचे जाते हैं। जब लालच किसी इंसान की रगों में दौड़ने लगता है तो वो सारे रिश्ते, सारी नैतिकता को खत्म कर देता है। सही बात है। वे लोग राघव को अपना भतीजा या इंसान नहीं मान रहे हैं। वो उनके लिए महज एक रुकावट है, एक मोहरा है जिसे रास्ते से हटाना है ताकि वे संपत्ति तक पहुंच सकें। उनका ये सोचना कि वे 2 दिन इंतजार करके गांव वालों की नजरों में शरीफ और बेगुनाह बने रहेंगे, ये दिखाता है कि अपराधी अक्सर अपने आप को जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है। संपत्ति के विवादों में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। जमीन के एक टुकड़े के लिए खून के रिश्ते कैसे पानी हो जाते हैं, ये इस कहानी का सबसे डार्क पहलू है। लेकिन अब जब ये इंसानी लालच अपनी सारी हदें पार कर चुका है, तो कहानी में अलौकिक संकेत यानी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स दस्तक देते हैं। और यहीं से कहानी का टोन पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल।
और इसके साथ ही शुरू होता है भ्रम और धोखे का एक ऐसा खतरनाक जाल जो किसी को भी पागल कर सकता है। अगर हम कहानी में थोड़ा पीछे जाएं, उस वक्त जब राघव रिक्शे से उतरकर अपने घर की तरफ पैदल आ रहा था, कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए उसका पैर फिसलता है और वो गिर पड़ता है। वो वाला दृश्य। हाँ, और वहीं आधे अंधेरे और आधे रोशनी में एक पेड़ के नीचे उसे अपने जेठू यानी बड़े चाचा दिखाई देते हैं। जेठू की आवाज में एक अजीब सी चेतावनी होती है, घर मत जा बेटा, वहां तेरे लिए बड़ा खतरा है। ये जो आधा अंधेरा और आधी रोशनी वाला दृश्य है, ये कहानी कहने की कला का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रतीकात्मक हिस्सा है। ये सिर्फ एक विजुअल डिटेल नहीं है, ये उस थ्रेशोल्ड, उस सीमा को दर्शाता है जहां तर्क वाली भौतिक दुनिया और रहस्यमयी पारलौकिक दुनिया आपस में मिल रही हैं। यानी वो दोनों दुनिया के बीच में खड़ा है उस वक्त। एग्जैक्टली। राघव अभी तक एक बहुत ही प्रैक्टिकल शहरी मानसिकता के साथ गांव आ रहा था, लेकिन उस कीचड़ में गिरना, जो एक तरह से उसकी जड़ों से, गांव की मिट्टी से वापस जुड़ने का प्रतीक है, और फिर उस आधी रोशनी में अपने जेठू को देखना, ये सब उसे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जो तर्क के दायरे से बाहर है। एक अलौकिक सच्चाई। हाँ, जेठू का वहां होना और वो चेतावनी देना एक साफ संकेत है कि जो खतरा है वो सिर्फ भौतिक नहीं है। और ये बात और भी उलझ जाती है जब काका सीन में आते हैं। जब राघव उस पेड़ के पास जेठू से बात कर रहा होता है, तभी पीछे से काका आ जाते हैं। राघव तुरंत काका को बताता है कि उसने अभी अभी जेठू को यहाँ देखा है और उनसे बात की है। और काका का जो रिएक्शन था वो बहुत ही कैलकुलेटेड था। बहुत ज्यादा। वे बिल्कुल भी नहीं चौंकते। वो सीधे तौर पर राघव की बात को नकार देते हैं। वे बहुत ही प्यार से लेकिन दृढ़ता से कहते हैं कि ये राघव का भ्रम है। वो कहते हैं, तू शहर से आया है, सफर की थकान है, इस घने अंधेरे में तुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ था। काका उसे उसी वक्त गलत साबित कर देते हैं और ये भी बताते हैं कि जेठू और जेठी तो पिछले 2 दिन से गायब हैं और पुलिस उन्हें जगह जगह ढूंढ रही है। यहाँ पर हमें रुककर काका की इस चाल को समझना होगा। देखिए, जो काका कर रहे हैं वो सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, वे सक्रिय रूप से राघव को ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, इसे ही गैसलाइटिंग कहते हैं ना? बिल्कुल, इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। गैसलाइटिंग एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना है जहां एक अपराधी अपने शिकार को इस कदर भ्रमित कर देता है कि शिकार खुद अपनी आंखों देखी बात, अपनी याददाश्त और अपनी मानसिक स्थिति पर शक करने लगता है, जो कि बहुत ही डरावना है। बहुत डरावना है। काका यहां बहुत ही चतुराई से खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर राघव ने जेठू को देखा है तो उनकी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है, इसलिए वे राघव के सच को झुठला रहे हैं ताकि वो अपनी उस घिनौनी साजिश को छिपा सकें जिसके तहत उन्होंने खुद ही जेठू और जेठी को गायब किया है। बाप रे। हाँ, वे राघव को ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो अपनी सुध-बुध खो रहा है। एक तरह से वे उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये सोचना ही कितना खौफनाक है कि आपका अपना परिवार आपके ही दिमाग के साथ ऐसा खेल खेल रहा हो। आप किस पर भरोसा करेंगे जब आपके अपने ही आपको पागल साबित करने पर तुले हों। लेकिन अब हम कहानी के उस चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं जहां ये सारे झूठ, सारे रहस्य एक एक करके बेनकाब होते हैं। हाँ, अंतिम प्रतिशोध का समय। बिल्कुल, ये अंतिम प्रतिशोध का समय है। अगली सुबह का नजारा सब कुछ बदल कर रख देता है। राघव की आंख एक अनजान डरी हुई आवाज से खुलती है। बाहर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अनर्थ हो गया है। राघव घबराकर बाहर भागता है और जो दृश्य वो देखता है वो दिल दहला देने वाला है। घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने जो बड़ा सा पेड़ है उस पर काका और काकी के शव लटक रहे हैं। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने एक साथ आत्मदाह कर लिया हो। ये दृश्य कहानी के पूरे पावर डायनामिक्स को पूरी तरह उलट देता है। जो लोग कल रात तक आराम से चाय पीते हुए किसी और को मारने की योजना बना रहे थे, जो खुद को बहुत चालाक और ताकतवर समझ रहे थे, वे आज खुद मृत पाए जाते हैं। एकदम शॉकिंग था ये अचानक हुआ उलटफेर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ये एक झटके में उस पूरी साजिश को खत्म कर देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। और इन्हीं सवालों का जवाब लेकर नील वापस आता है। हाँ, नील लौट आता है और वो जो सच सामने रखता है वो राघव की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। नील बताता है कि राघव के माता पिता की जो मौत कुछ समय पहले हुई थी वो कोई बीमारी या स्वाभाविक मौत नहीं थी,
बल्कि इन्हीं काका और काकी ने संपत्ति के लालच में उन्हें धीमा जहर देकर मारा था। जो कि एक और भयानक खुलासा है। और बात सिर्फ माता-पिता तक नहीं रुकी। नील के अनुसार जेठू और जेठी को भी इन्हीं लोगों ने रास्ते से हटाया है। और अब राघव को भी इसीलिए गांव बुलाया गया था ताकि परिवार का आखिरी वारिस भी खत्म हो जाए और सारी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ काका काकी की हो जाए। ये सुनकर राघव पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिन काका काकी के साथ वो एक छत के नीचे सोया वे इतने बड़े हत्यारे हैं। लेकिन नील एक और बहुत ही तार्किक बात कहता है। वो कहता है कि काका काकी आत्महत्या क्यों करेंगे? उनकी सारी योजनाएं तो सफल हो रही थी, उन्हें तो वो सब मिल रहा था जो वो चाहते थे, फिर वे अपनी जान क्यों लेंगे? और नील का ये सवाल बहुत ही क्रिटिकल है। कोई भी अपराधी जो अपनी साजिश के इतने करीब हो, जो जीतने वाला हो, वो अचानक आत्महत्या कर ले, ये लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल असंभव लगता है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा आहा पल, वो रहस्य उद्घाटन सामने आता है जिसका इंतजार शुरुआत से हो रहा था। और वो रहस्य उद्घाटन होता है रात के घने अंधेरे में। राघव अपने कमरे में अकेला है, वो डरा हुआ है, टूटा हुआ है। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। खिड़की से आती चांदनी कमरे के एक कोने को रोशन कर रही है और वहां उस धुंधली सी रोशनी में जेठू की आत्मा खड़ी है। राघव का खून ये देखकर मानो जम जाता है। जाहिर सी बात है। लेकिन जेठू कहते हैं कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, वो उसे सच बताने आए हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और राघव को इस पूरे जाल से निकाला जा सके। यहां पर आकर कहानी के सारे बिखरे हुए तार, वो सारे क्लूज जो शुरुआत से दिए जा रहे थे, एक साथ जुड़ जाते हैं। पूरा चक्र मुकम्मल हो जाता है। कुल जेठू की आत्मा बताती है कि काका काकी का लालच इस कदर अंधा हो चुका था कि उन्होंने सिर्फ राघव के माता पिता को ही नहीं बल्कि बड़े भाई और भाभी यानी जेठू और जेठी को भी बेरहमी से मार डाला। और कहानी का सबसे बड़ा खुलासा क्या है? वो ये कि कहानी की शुरुआत में जब राघव स्टेशन से बाहर निकला था और उसने भीड़ के बीच जो छत विछत शव देखा था, वो कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वो शव जेठू और जेठी का ही था। हाँ, वो खुद जेठू और जेठी का शव था। काका काकी ने पहले उन्हें जहर दिया और फिर उनके शरीर को ले जाकर ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया ताकि सबको लगे कि उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी है। सोचिए उस पल राघव पर क्या गुजरी होगी जब उसे ये समझ आता है कि वो स्टेशन पर अपने ही मरे हुए जेठू के पास से गुजरा था। अचानक से आपके सामने आ जाता है और जब राघव कांपते हुए पूछता है कि अगर आपने आत्महत्या नहीं की तो फिर काका काकी कैसे मरे, तो जेठू की आत्मा का वो जवाब रोंगटे खड़े कर देता है। वो मरे नहीं, मैंने उन्हें मारा है। उफ, क्या पल था वो। जेठू की आत्मा ने ही रात के अंधेरे में उन दोनों को मारकर पेड़ पर लटका दिया ताकि राघव की जान बचाई जा सके और दुनिया को लगे कि उन्होंने अपने किए पर पछताकर आत्महत्या की है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो है सुपर नेचुरल जस्टिस, यानी अलौकिक न्याय की अवधारणा, जो कि लोक कथाओं में बहुत आम है। बिल्कुल, दुनिया भर की लोक कथाओं में, खासकर हमारे यहाँ की कहानियों में अक्सर ये देखा जाता है कि जब इंसानी कानून, समाज या व्यवस्था किसी भयानक अपराध को पकड़ने में विफल हो जाती हैं, जब अपराधी अपने पैसों या चालाकी से बच निकलता है, तब ब्रह्मांड एक संतुलन स्थापित करने के लिए पारलौकिक शक्तियों का सहारा लेता है। यानी वो बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हाँ, जेठू की आत्मा का लौटना उसी अधूरे न्याय को पूरा करने का एक तरीका है। ये प्रतिशोध महज बदला नहीं है, ये एक एक सिस्टम को रीसेट करना है। और जैसे ही ये न्याय पूरा होता है, जेठू की आत्मा को वो शांति मिल जाती है जिसकी उसे तलाश थी। वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। इस पूरी घटना के बाद राघव की स्थिति के बारे में जरा सोचिए। एक ही रात में उसने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए देखा है। उसके माता पिता की हत्या का सच सामने आ गया, जेठू जेठी नहीं रहे और काका काकी का असली भयानक हत्यारा रूप उसके सामने आ चुका है। वो अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है, जो कि किसी को भी तोड़ सकता है। हाँ, कोई भी आम इंसान इस सच्चाई के बोझ और इतने बड़े सदमे के नीचे दबकर अपना मानसिक संतुलन खो सकता था या हमेशा के लिए उस जगह से भाग सकता था। लेकिन राघव के साथ क्या होता है? अगली सुबह हम उसे स्टेशन पर पाते हैं अपने दोस्त नील के साथ। वो लौट रहा है और ये इस कहानी का एक बहुत ही सशक्त और प्रेरणादायक पहलू है, द सर्वाइवर जर्नी, जिसे हम जीवित बचने वाले की यात्रा कहते हैं। राघव टूटता नहीं है। वो नील को बताता है कि वो अभी अपने काम से लखनऊ वापस जा रहा है, लेकिन वो हमेशा के लिए सिसवातला वापस लौटने की योजना बना रहा है।
वो अपनी जड़ों से कटकर भाग नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं। इतने गहरे आघात, अपनों के इतने भयानक धोखे और डर का सामना करने के बाद वो उस घर को, अपनी पहचान को छोड़ने के बजाय उन्हें वापस अपनाने का साहस दिखाता है। वो उस जगह से नहीं भाग रहा जहां इतना कुछ बुरा हुआ, बल्कि वो उस जगह पर अपना अधिकार वापस लेने जा रहा है। और वो नील से कहता है कि तब तक तू मेरे घर का ध्यान रखना, तुझ पर ही भरोसा है मुझे। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इतने बड़े धोखे के बाद भी राघव का इंसानों से भरोसा पूरी तरह से नहीं उठा है। वो दिखाता है कि दुनिया में अभी भी नील जैसे लोग हैं जो सच में परवाह करते हैं। सही कहा। अगर हम इस पूरी कहानी को समेटे तो जो सबसे बड़ा सबक उभर कर आता है वो ये है कि लालच एक ऐसा धीमा और खतरनाक जहर है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार के ताने बाने को अंदर से सड़ा देता है। काका और काकी का लालच इतना बड़ा हो गया था कि उनके लिए खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची थी। इंसानियत खत्म हो गई थी उनमें। हाँ, लेकिन कहानी ये भी स्थापित करती है कि कोई भी अपराध, चाहे उसे कितने भी बंद कमरों में रचा गया हो और कितने भी घने अंधेरे में क्यों न छिपाया गया हो, वो कभी न कभी अपना हिसाब मांगने जरूर आता है। एकदम सही। लेकिन अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, तो इस कहानी से एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल भी उठता है। एक ऐसा सवाल जो शायद कहानी में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम इससे एक अलग नजरिए से देखें तो ये पूरी घटना को एक नया रंग दे देता है। और वो सवाल ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस रात सिसवातला में असल में क्या हुआ था। क्या जेठू की आत्मा सच में एक भौतिक रूप लेकर प्रतिशोध लेने वापस आई थी, या फिर क्या ये संभव है कि इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा हो? जो कि सोचने वाली बात है। जरा उस रात की स्थिति पर गौर कीजिए। काका और काकी ने एक के बाद एक कई जघन्य हत्याएं की थीं। उन्होंने अपने ही भाई भाभी और भतीजे को जहर देकर मारा था। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े और खौफनाक अपराधों को अंजाम देने के बाद उनका अपना ही गिल्ट यानी अपराध बोध उन्हें अंदर से खा रहा हो? और सिर्फ अपराध बोध ही नहीं, बल्कि पैरानाया यानी पकड़े जाने का भयानक डर। पुलिस पहले से ही जेठू और जेठी को ढूंढ रही थी। जब राघव ने आके कहा कि उसने जेठू को देखा है, तो काका ने भले ही बड़ी चालाकी से उसे गैसलाइट कर दिया हो, उसे भ्रम बता दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या उनका खुद का डर उन्हें नहीं डरा रहा होगा? बिल्कुल डरा रहा होगा। क्या यह संभव है कि उस तेज तूफान वाली रात में जब हवाएं चीख रही थीं, उनके इसी पैरानोया और गिल्ट ने उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगाड़ दिया हो, और इसी पागलपन और खौफ के चलते उन्होंने सच में खुद ही अपनी जान ले ली हो? और अगर ऐसा हुआ तो फिर राघव ने जो जेठू की आत्मा देखी वो क्या थी? राघव खुद एक बहुत गहरे सदमे से गुजर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि राघव के अवचेतन मन ने उस खालीपन, उस सदमे और न्याय की जरूरत को पूरा करने के लिए जेठू की आत्मा का वो दृश्य खुद ही गढ़ लिया हो? हाँ, ताकि उसे क्लोजर मिल सके। बिल्कुल, ताकि उसे एक क्लोजर मिल सके। ये मनोवैज्ञानिक पहलू इस कहानी को सिर्फ एक हॉरर थ्रिलर से उठाकर एक बहुत ही गहरे मानवीय ड्रामा में बदल देता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, चाहे वो ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का न्याय हो या फिर इंसानी दिमाग के अंदर पलने वाला वो खौफनाक अपराध बोध जो इंसान को खुद को खत्म करने पर मजबूर कर देता है, दोनों ही सूरतों में परिणाम एक ही है। लालच और अपराध का अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। एकदम सही। ये कहानी हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अपने ही दिमाग के बनाए हुए भूत असल भूतों से कहीं ज्यादा डरावने हो सकते हैं। आज की इस गहन चर्चा में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए इस बारे में जरूर सोचिए।